ठीक है, इसको आप लोग अपने सामने रखो। तो देखो सबसे पहले आपके पास आ रहा है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप एज अ टेस्टर किसी भी एप्लीकेशन आपको टेस्ट करोगे या कभी भी आप लोग एप्लीकेशन के किसी मॉड्यूल किसी पेज को टेस्ट करोगे, सो फर्स्ट टाइम आप उस एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, वो न्यू बग होगा। तो एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो तब बग होगा, या एप्लीकेशन को टेस्ट करने के टाइम पर एक बग आपको मिल रहा है तब न्यू बग होगा। क्या बग होगा, जब आपके पास फर्स्ट टाइम किसी भी एप्लीकेशन को जब आप टेस्ट करते हो, अगर उसमें कोई भी एरर्स आपके पास आइडेंटिफाई हो जाती है, तो आप बोलोगे हाँ ये हमारा फर्स्ट बग है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि आपके पास बग्स के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट टाइम आप किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के टाइम पर उसमें से बग आइडेंटिफाई कर लेते हो, एक बग आप निकाल लेते हो, वो आपके पास होगा न्यू बग। सो न्यू का मतलब क्या है, न्यू एक स्टेटस है। ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक स्टेटस है कि हमारे पास ये एक बग निकल के आ गया है। अब इसको पढ़ो जरा, फर्स्ट लाइन को आप पढ़ो, आपको देखो क्या क्लियर हो रहा है इससे। When a new defect is logged and posted for the first time, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो और न्यू डिफेक्ट अगर उसमें कुछ भी निकल रहा है, तो आप उसको लॉग्ड कर दोगे। लॉग्ड का मतलब होता है कि आप उसको कहीं ना कहीं राइट करके लिख लोगे कि ये हमारे पास एक बग निकल के आ गया है, और उसको आप पोस्ट कर दोगे फर्स्ट टाइम पर। पोस्ट किसको करोगे आप करोगे टेस्टर को, सॉरी टीएल को, आप पोस्ट कर दोगे टीएल को। सो इट इज असाइन अ स्टेटस एज न्यू। तो आपका स्टेटस जो होगा वो न्यू स्टेटस कहलाएगा कि आपने फर्स्ट टाइम पे कोई एप्लीकेशन के अंदर कोई बग्स आइडेंटिफाई कर लिया है। ये फर्स्ट लाइन समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, एवरीवन। चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। अब सेकंड स्टेप ये क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप कह रहा है असाइन। अब असाइन वाला आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वंस द बग इज पोस्टेड बाय द टेस्टर, यानी कि जो फर्स्ट बग निकाला था वो किसने निकाला था, टेस्टर ने। अब टेस्टर क्या करेगा, जब उस बग को देगा, यानी कि बग किसको देगा, किसी ना किसी को टीएल को तो देगा ना। तो वंस द बग इज पोस्टेड बाय द टेस्टर, द लीड ऑफ द टेस्टर किसको दे रहा है, लीड को, जो टेस्टर लीड है ना, ये उसको बग दे दिया जाता है कि भाई ये बग हमारे पास यहाँ पर आ गया, आप इसको देखो आगे क्या करना है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना एक एक पॉइंट बड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन, क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम पे आपके पास बग आएगा, उसको आप लॉक्ड कर दोगे फर्स्ट टाइम पर, तो वो न्यू स्टेटस में काउंट हो जाएगा। अगर आप उस बग को असाइन करते हो एज अ टेस्टर, आप जब किसी भी चीज को असाइन करोगे तो किसको असाइन करोगे, अपने टीम लीडर को असाइन करोगे। ठीक है, तो ये खुद बता रहा है कि जो भी एज अ टेस्टर आप काम करोगे ना, वो एक लीडर को आप बताओगे कि हमारे पास ये बग्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया है। एंड जो बग्स आपके पास आइडेंटिफाई हुआ है वो टीएल क्या करेगा, वो डेवलपमेंट टीम को दे देगा कि भाई ये एरर है, इसको समझो कि क्या एरर है और इसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये दो स्टेप समझ में आ रहे हैं एवरीवन। इन दो स्टेप्स को रीड करो, कोई लाइन कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी? हाँ, टेस्टर नहीं असाइन करेगा, टेस्टर बग को लॉक्ड करता है। देखो लॉक्ड कीवर्ड लिखा हुआ है ना, तो एज अ टेस्टर आप क्या करोगे, उसको अपने पास राइट करके लिख लोगे कि ये बग है। अब उसको लॉक्ड करने के बाद जो दोगे वो तो आप सिर्फ टीम लीडर को दोगे, और टीम लीडर वहां पे असाइन करेगा कि वो बग कौन सही कर पाएगा। ठीक है ना, लॉक्ड का मतलब होता है राइट करना, पोस्ट का मतलब होता है देना, हाँ लिखना, राइटिंग करना।
तो आपने उसको राइट करके अपने पास लिख लिया, अब आप उसको किसी को दोगे, तो किसको दोगे आप अपने हमेशा टीम लीडर को दोगे वो। बाय मेल हो सकता है, बाय जीरा टूल हो सकता है, ठीक है? अलग-अलग टूल्स होते हैं कंपनी में, कोई भी टूल जो यूज़ कर रहे होंगे उसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है? तो जब आप डेटा दोगे तो वो क्या हो गया? वो पोस्ट हो गया उसके पास, मतलब उसके पास चला गया। ठीक है? अब वो रिसीव कर लेगा तभी तो आगे समझेगा कि हमको इस पे काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है? सिंपल है। जी। हुँ, हुँ। चेक करता है। नहीं, पहले वो चेक करेगा कि ये बग एक्चुअल में है या नहीं है। ठीक है? और कोई श्योरिटी नहीं कि वो चेक करेगा ही करेगा, क्योंकि टीएल के पास बहुत सारा काम होता है। तो कब बहुत बार ऐसा भी होता है कि टीएल हो सकता है उस बग को देखे ही नहीं, वो कहते हैं ठीक है एरर है तो डेवलपर टीम को दे देगा। ठीक है? यानी कि आपके ऊपर फेथ करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि जो आप काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। अगर इन केस मान लो जो भी आपके पास बग्स निकल के आई है और वो डेवलपमेंट टीम के पास चली आएगी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओपन होने का। सो डेवलपर क्या करेगा? उसको एनालिसिस करेगा, एनालाइज़ करेगा कि एक्चुअल में उसके लिए वो बग है या नहीं है, वो डिफेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना? अगर डिफेक्ट होगी, तो वो उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा। समझ गए? सिंपल है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अगर वहाँ पर एक्चुअल में कोई एरर होगी, तो उस एरर को फिक्स करने का काम करेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवलपर। तो डेवलपर ये चेक करेगा कि एक्चुअल में मेरे पास ये एरर है या नहीं है। अब यहाँ से कहानी देखो चेंज होती है। ओपन होने के बाद या असाइन होने के बाद अब नीचे आप देखोगे तो दिखेगा ओपन के बाद ये 4 ऑप्शंस दिखा रहा है। ठीक है? इनका मतलब क्या हो गया? ये 4 केसेस हो गए। डुप्लीकेट, रिजेक्ट, डेफर्ड एंड नॉट अ बग। ठीक है? इन 4 केसेस में से वो पहले चेक करेगा कि एक्चुअल में हमारे पास जो एरर आई है ऐसा तो नहीं वो डुप्लीकेट एरर है। अगर डुप्लीकेट होगी, हाँ, किसी ने अगर पहले दे रखा है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, नॉट अ बग में भी डाल सकता है। ठीक है ना? तो डिपेंड करेगा कि उस बग के ऊपर कि वो एक्चुअल में बग हमारे लिए है या नहीं है, यानी कि डेवलपर के लिए वो बग एक्चुअल में है या नहीं है। क्लियर है? सिंपल है, समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है? अब ओपन होने के बाद जो डुप्लीकेट वाला केस है ना, पहले आप नीचे उसको पढ़ो कि देखो डुप्लीकेट केस जो है वो क्या कह रहा है आपसे। इसको एक बार रीड करो, क्या कह रहा है और समझने की कोशिश करो, मुझे समझाने की कोशिश करो। If the defect is repeated twice or the defect corresponds to the same concept of the bug, the status is changed to duplicate. क्या कह रहा है ये? और बताइए एनीवन? हम्म। हम्म। ठीक है। और कोई कुछ अपना रिव्यू देना चाहते हो आप लोग? एनीवन? नो, कुछ नहीं। चलो अब इसको ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल जैसा आपने बताया उसी चीज को मैं थोड़ा और एलिब्रेट कर दे रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मानिए हमारे पास 5 टीम्स हैं, ठीक है ना? अब सबने एक ही प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट किया। मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए मानिए
मेरे पास कोई ऐसा बग है जो बग नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वेब पेज है, जो लॉगिन पेज है, मैंने सबको दिया। मेरे पास 5 टीम्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, मैंने 5 लोगों को सेम पेज दे दिया, ठीक है? अब ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन में से बी वाले पर्सन ने सबसे पहले उस पेज को टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने के बाद उसमें से उसको कुछ एरर्स मिली, उसने एरर्स को अपने पास नोट किया और टीएल को दे दिया, ठीक है ना? अब टीएल के जाने के बाद टीएल को जब मिल गया तो टीएल क्या करेगा, वो उसको असाइन कर देगा डेवलपर को, ठीक है? अब ए वाले ने भी चेक किया और सी वाले ने भी चेक किया, दोनों को सेम एरर मिली। इन लोगों ने भी कहा यार ये तो एरर है, तो इन लोगों ने भी किसको दिया, टीएल को दिया, और टीएल ने फिर से दे दिया डेवलपर। तो डेवलपर को सेम एरर कितनी बार मिल रही है, एक से ज्यादा बार, ठीक है ना? तो जब एक से ज्यादा बार कोई भी एरर्स उसके पास जाएगी, तो वो अपने एक्सेल शीट के अंदर जो स्टेटस वाला कॉलम होगा, वहां पे लिख देगा डुप्लीकेट। बात समझ में आ गई? तो ये वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट लिख के आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये बग उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई दे चुका है, तो दोबारा से ये बग उसको असाइन ना किया जाए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया भाई? तो उस समय आप उससे ये बहस नहीं कर सकते कि नहीं तुमने मेरी एरर नहीं देखी थी, तुमने उसकी एरर क्यों देखी। उसका काम है किसी की भी एरर को रिजॉल्व करना। अब वो आप पहले दे दो या कोई दूसरा पहले दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? तो ये मत सोच। क्यों नहीं भेजेगा भाई? उसको अगर मल्टीपल लोगों से टेस्टिंग करवानी तो एक क्या पूरी कंपनी को दे देगा, 100 एम्प्लॉय तो 100 को दे देगा, टेस्ट करो, गलती निकालो, ठीक है? तो ये कंपनी के प्रोसेस के, उसके टीम मेंबर्स के, उसके टीएल्स पे डिपेंड करता है कि किससे कितनी क्या टेस्टिंग करवानी है। समझ गए? तो ओवरऑल आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब आप टेस्टिंग करोगे किसी भी प्रोसेस में, तो पहले न्यूज़, आपके पास एक स्टेटस आएगा। न्यू स्टेटस का मतलब हो गया फर्स्ट टाइम आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर से बग निकाल रहे हो, फर्स्ट बग आपने अगर आइडेंटिफाई किया है, तो उसको लॉग्ड कर दोगे और पोस्ट कर दोगे अपने टीएल को कि बग आ गया है। अब बग जब आपके पास निकल आएगा, तो फिर उसको भेज दिया जाएगा डेवलपर के पास। डेवलपर चेक करेगा कि एक्चुअल में वो बग मेरे लिए है या नहीं है। अगर उसके लिए बग होगा, तो वो उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा। समझ गए? तो ओपन होने के बाद वो एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करने के बाद ही उसको पता चलेगा कि वो बग उसके लिए अवेलेबल है या किसी और के लिए। ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान रखना आपको। जी। हुँ। हाँ जी, वो सर्कुलेट होती है। ठीक है? एक्सेल शीट्स जो भी होंगी वो सर्कुलेटेड होंगी सारी। चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें? चलो, तो पहला प्रोसेस तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब आप इनिशियल लेवल पे काम करोगे तो न्यू, असाइन, ओपन, ओपन में पहला आ गया डुप्लीकेट। अब रिजेक्ट किस केस में हो सकता है? हो सकता है कोई बग हो ही ना। आप कह रहे हो बग है, वो कह रहा है बग है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, आपके काम को रिजेक्ट कर देगा। इफ द डेवलपर्स फील द डिफेक्ट इज नॉट जेन्युइन, ओके, देन इट चेंजेस द डिफेक्ट इज रिजेक्टेड। अगर उसको लग रहा है कि आपने जो एरर दी हुई है, वो एरर हमारे काम की नहीं है या वो एरर एक्चुअल में हमारे लिए नहीं है, तो वो आपकी एरर्स को वहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनीवन? अब क्वेश्चन ये उठता है, देखो यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि कौन-सा ऐसा टास्क हो सकता है जहाँ पे डेवलपर उसको रिजेक्ट कर दे? कौन-सा ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे डेवलपर को ऐसा लगेगा कि नहीं ये बग मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, मैं इसके लिए इस काम के लिए हूँ ही नहीं, या ये जो बग निकाला गया है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, कुछ और हो सकता था। ठीक है? तो वो क्वेश्चन्स के हिसाब से आपको वहाँ पे आंसर भी देने पड़ेंगे। अब इंटरव्यू में यही क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में एज़ अ एक्सपीरियंस आप शो कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने उनसे उन्होंने पूछा चलो भाई बग लाइफ साइकिल बताओ, आपने बताना स्टार्ट करी। अब वो कह रहे हैं ठीक है, जो जो रिजेक्ट वाला केस है ना, मुझे कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताओ जी जब आपने एप्लीकेशन को टेस्ट किया हो और उस टाइम पर उस एप्लीकेशन में एरर हो, आपने डेवलपर को दी और डेवलपर ने रिजेक्ट किया, वो केस समझाओ मुझे। अब आप मुझे बताओ वो कौन-कौन से केस हो सकते हैं जहाँ पे डेवलपर आपकी बात को
रिजेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया या क्वेश्चन नहीं समझ में आया? अगर किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के टाइम पर कहीं पे कोई भी एरर आ रही है और डेवलपर को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन डेवलपर कह रहा है कि ये रिजेक्ट कर दूंगा, ये मेरे लिए एरर नहीं है, तो वो केस आपको समझाना है कि ऐसा कौन सा केस हो सकता है जहां पे डेवलपर आपकी बात को नहीं मानेगा, रिजेक्ट कर देगा। अब समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो समझाओ। कोशिश करो। हम्म। ओके। ओके। और कुछ? ये तो मुझे जानना है। कैसी, तो मुझे पता हो तो। इट्स लाइक अमेजोन की वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो और वेबसाइट को टेस्ट करने के टाइम पे आपको लगता है कि हमने यहाँ पर कोई वैल्यू फिल करी, लेकिन वो वैल्यू सही नहीं है, या हमने जो डेटा डाला वो सही नहीं। अब आप कह रहे हो गलती है, वो कह रहा है गलती नहीं है। कौन सही और कौन गलत, ये कैसे बताओगे? कोई एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ये आप बता सकते हो कि ये इस केस में हम आए थे, इस केस में हम फंसे थे, और इस केस में हमारी उसके साथ ये डिस्कशंस हुए थे? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको वहां पे समझाने होते हैं। ठीक है, मतलब जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उनसे ऐसे क्वेश्चन, उसमें से कुछ नहीं पता चलेगा। उसमें से इसलिए नहीं क्लियर होगा बिकॉज वो जो पूरा बन रहा है ना कॉन्सेप्ट, वो जब डेवलप होता है वो तभी क्लियर होता है कि हाँ यहाँ पे गलती होगी, यहाँ वहाँ तो क्या रिटर्न फॉर्मेट में से लिख दिया गया। लेकिन लिखने से काम नहीं चल रहा है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हाँ डेवलपर की कोई मिस्टेक्स है या नहीं। तो वहां से तो आपको ये क्लियरिटी नहीं होगी कि कहाँ पे डेफर्ड का केस आ सकता है या कहाँ पे डेफर्ड का केस नहीं आ सकता है, कहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, कहाँ रिजेक्ट नहीं हो सकता है। उससे आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकली किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वहां पे पकड़ के समझा सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एरर थी, लेकिन उसने कहा ये एरर नहीं है, तो हम लोगों ने फिर उसको छोड़ दिया। और ऐसे बहुत केसेस होंगे, ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो, अब लाइन को दोबारा पढ़ो। ये कह रहा है इफ डेवलपर फील्स का मतलब है ये डेवलपर को लगता है कि एरर नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टेस्टर जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। टेस्टर भी अगर कुछ टेस्ट कर रहा है, वो कुछ बता रहा है, तो डेफिनेटली टेस्टर में भी कुछ तो दम होगा, तभी तो वो कह रहा है कि यहाँ पे गलती है। द डिफेक्ट इज नॉट जेन्यून। जेन्यून डिफेक्ट किसको बोला जा रहा है? जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है या हमारी एप्लीकेशन सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड द जेन्यून। देन इट चेंजेस द डिफेक्ट टू द रिजेक्टेड, तब वो अपने प्रोसेस को यहाँ पे रिजेक्ट करेगा। अब आप अपनी एप्लीकेशन को जब आप यूज करते हो, तो यहाँ पर अगर मैंने मान लो कर दिया शुभ 1 2 3 4, फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है, फिर कोई ईमेल डाल, आईडी को ऐड कर दिया abc@gmail.com, फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1234 @ 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 56 ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया, तो देखो उसने यहाँ पे एरर बताई आपके पास, ठीक है। कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, और ऊपर आप एरर पढ़ोगे तो क्या बता रहा है? ईमेल में एरर बता रहा है, ठीक है।
तो ईमेल वैलिड नहीं, ये तो चलो समझ में आ रहा है, या ईमेल अगर हम नहीं भी डालेंगे, बोल रहा है ऑप्शनल है, डालो या ना डालो, कोई कंपलसरी नहीं है। अब कंटिन्यू करो तो वो चला गया। तो क्या किसी का नाम शुभ 123 हो सकता है? बताइए। तो आप कह रहे हो एरर, एज अ टेस्टर आप उसको बोल रहे हो ये एरर, लेकिन डेवलपर कह रहा है ये एरर नहीं है, हम आप आपकी एरर को एरर नहीं मानते हैं। तो कौन सही और कौन गलत है, क्या लगता है, इस एरर का कोई सॉल्यूशन है? यही तो जानना चाहते हैं, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डेवलपर क्यों मना कर रहा है, क्यों कह रहा है डेवलपर? हम्म। हम्म। और कुछ? ये भी हो सकता है। एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, और हर वेबसाइट में आपको ये गलती मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना? आप कोई भी वेबसाइट उठा के ढूंढो, मैक्सिमम टाइम आपको ये गलती मिलेगी कि कोई नाम लिख रहे हो और नाम के साथ आप कोई 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप करेक्टर अगर यहाँ पे यूज करते हो ना, न्यूमेरिक करेक्टर, तो वहां पे वो आपको एरर्स नहीं दिखाता है। बट एज अ टेस्टर आप जब इसको टेस्ट करते हो तो आपके तो नाम में कभी भी न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आने चाहिए। तो डेवलपर अपनी जगह सही है, क्योंकि उसके पास परमिशंस नहीं होती कि वो यहाँ पे चेंज कर पाए। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट। तो एचटीएमएल की कोड में ही है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब हो गया आप कोई भी डेटा लिख सकते हो, चाहे वो न्यूमेरिक कैरेक्टर का हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, चाहे वो स्पेशल सिंबल्स हो, कुछ भी हो, आप सब कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसलिए वो आपकी कुछ इस तरीके की एरर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ये एरर्स है ही नहीं। टेस्ट की जगह नहीं, इसमें स्ट्रिंग नहीं चलता है। इसमें या तो कॉन्टैक्ट चलेगा या पासवर्ड चलेगा। अब जैसे ये आपके पास है कॉन्टैक्ट वाला, उसमें देखो इसने क्या लिखा हुआ है, टीईएल। टीईएल का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक नंबर्स ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके नीचे देखो लिखा हुआ है ईमेल आईडी, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है ईमेल आईडी, कि सिर्फ और सिर्फ आप ईमेल आईडी ही लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप पासवर्ड देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे मिलेगा टेक्स्ट में पासवर्ड। समझ गए? तो ये कोड करने का पैटर्न होता है। चाह कर भी डेवलपर ऐसी गलतियों को सही नहीं कर सकता है, तो वो आपकी कही हुई बात को रिजेक्ट कर देगा कि ये हमारे लिए एरर नहीं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ गए? तो डेवलपर की गलती नहीं है, यहाँ पे कोड करने का पैटर्न ही उसी तरीके से है कि अगर आप काम करके कुछ भी ऐसा दिखाते हो, कुछ भी कंपनी में ऐसा कुछ काम करते हो ना, तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डेवलपर के पास। तो हमेशा आप भी गलत नहीं हो, हमेशा वो भी गलत नहीं, कहीं ना कहीं उसके पास भी बाउंडेशंस होती हैं। ये चीज समझा सकते हो कि कहाँ पे आपके पास एरर आ रही थी और कहाँ पे आपने बताया था जिसकी वजह से आपका केस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। चलिए, दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, डुप्लीकेट और रिजेक्ट समझ में आ गया? नहीं भाई, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली जब हम लोग करते हैं ना, तब हम लोगों को इसके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा आपको। एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम पूछा जाता है, फ्रेशर को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती क्योंकि उसने काम तो किया नहीं होता है। तो इतने ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन उससे नहीं पूछे जाते। मैक्सिमम आप लोगों से फ्रेशर लेवल पे ये पूछ लेंगे बग लाइफ साइकिल की हायरार्की कैसे काम करती है, आप ये समझा दो। लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि वो काम करने के लिए कैसे किस तरीके से काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है डेफर्ड। एक बार डेफर्ड को रीड करो, देखो क्या समझ में आ रहा है आपको इस लाइन से। सॉरी,
दिस वन। एक्सप्लेन करोगे कुछ भी? हम्म। 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 सही है। देखो, डेफर्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी बग आता है तो ये चेक किया जाता है कि एक्चुअल में उस बग, जो बग आपके पास आ रहा है उसको अभी फिक्स करके देना है या इन फ्यूचर कभी भी उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारे जो टाइम ऑफ ड्यूरेशंस हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, प्लस उस बग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो बग किस तरीके का है। तो ये किसके साथ रिलेट करेगा? प्रायोरिटी और सीवियरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर आपको इन केस एप्लीकेशन को जब आप टेस्ट कर रहे हो और आपके पास जो बग है वो लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज जैसे कहीं पर आ रहा है, तो वो प्रायोरिटी कैसी होगी? हाई होगी, उसकी प्राइमरी प्रायोरिटी पे काम करेगा वो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रायोरिटी आप वहाँ पे सेट कर रहे हो कि वो उसकी प्राइमरी प्रायोरिटी है, तो डेवलपर को उसको जल्दी से जल्दी सही करके देना पड़ेगा। ठीक है? अगर वो प्राइमरी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप उसको अपनी नेक्स्ट रिलीज़ में भी कभी भी उसको चेंज करके दे सकते हो। ध्यान रखना, फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग जब भी आप करोगे, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, जीयूआई की टेस्टिंग करोगे तो उसकी प्रायोरिटी लो। तो ऐसी कोई गलती जहाँ पे जीयूआई होगा, तो वहाँ पे आप डेफ़िनेटली उसको लो में डाल देना। लेकिन फंक्शनैलिटी से रिलेटेड कुछ भी है और आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को जब तक ये वाला पार्ट नहीं सही से टेस्ट करेंगे या नहीं बन के आ पाएगा, तब तक हम आगे क्लाइंट्स को क्या दिखाएँगे? तो आप वहाँ पर टीएल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो कि ये जो बग आपके पास है, इसकी प्राइमरी प्रायोरिटी हाई है, इसको पहले रिज़ॉल्व करवाया जाए। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? प्रायोरिटी और सिक्योरिटी। डेफर्ड, देखो, डेफर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी एरर आपके पास आएगी ना, वो प्रायोरिटी पे डिपेंड हो रही है। ठीक है? कि वो उसकी प्रायोरिटी क्या है? वो प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसको रिजेक्ट करना है या उसको हमें नॉट अ बग में डालना है या जो बग आपके पास आ रहा है उसको अभी सही कराना है या बाद में सही कराना है। ठीक है? अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, दिस इज़ एप्लीकेशन, ठीक है? अब इस एप्लीकेशन में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपने डाला, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने डाला, वो कॉन्टैक्ट नंबर का जो साइज़ है वो कह रहे हो आप 11 है, लेंथ साइज़ 11 है, तो लेंथ साइज़ 11 नहीं होना चाहिए। 10 से ज़्यादा आप कैरेक्टर वहाँ पे कोई भी पुट ना कर पाओ। ये क्या हो गया? ये एक ऐसा केस है जिसको हम कभी भी सही कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि आप इसको अभी सही करवाना चाहते हो या इन फ्यूचर कभी सही कराना चाहते हो। यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप अपने टीएल से कम्युनिकेट कर सकते हो कि ऐसे प्रायोरिटी हम अभी हाई रख के चलें कि इसको लो रख के चलें। अगर वो कहता है कि नहीं इसको हाई रखो तो आप हाई प्रायोरिटी कर देना। कहता है नहीं इसको हम बाद में भी चेक कर सकते हैं, रिलीव कर देंगे, जब रिलीज़ करेंगे तब उसको टाइम पे देख लेंगे, तो इसको लो कर देना। तो डिपेंड करेगा आपके कम्युनिकेटर्स के ऊपर कि वो आपको क्या सलाह दे रहे हैं। ठीक है? नहीं, अगर ये ओके हो गया कि नहीं इसको फिक्स करना ही है, तो डेवलपर उसको रिजेक्ट कर रहा है ना, तो वो रिजेक्ट वाली फाइल के साथ आप उसको बोलोगे कि नहीं इसको रिजेक्ट नहीं करना है, इसको एनी हाउ आज आपको फिक्स करके ही देना है, तो वो करेगा फिर। ठीक है? और वैसे भी ये डेवलपर भी कोशिश करता है कि जो भी एरर्स दे रहे हो ना, उसको जल्दी-जल्दी फिक्स करके देते हैं, वरना उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट का प्रोसेस होता है, तो वो ऑलमोस्ट साथ-साथ काम करता जाता है।
ठीक है? तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। कभी 1 आधा % अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप टीएल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कि हम कोशिश कर रहे हैं, डेवलपर ऐसा नहीं कर रहा है, तो बताओ भाई डेवलपर के साथ मिलके क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए उसको? ठीक है? तो आपको वहाँ पे देखो बोलना पड़ेगा, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप पिसते रहोगे उनके बीच में। डेवलपर आपकी गलतियों को छोड़ता रहेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। डेवलपर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो डेवलपर क्या करते हैं, आपके पास जब आपने 8-10 एप्लीकेशन मतलब 8-10 बग्स उसको निकाल के दे दी, वो तब उसको टेस्ट करके रिजेक्ट मतलब पूरा प्रोसेस सही करने की कोशिश करता है, तब तक क्या करेगा, उसको रिजेक्ट में डालता रहेगा, कि नहीं ये बग नहीं है, बग नहीं है, बग नहीं है, उसे छोड़ देगा फिर। फिर जब देख लेगा कि 8-10 हो गए हैं, तब वो अपना काम स्टार्ट करेगा कि चलो अब सारे बग्स को एक साथ चेक करके उसका सॉल्यूशन निकाल के इनको दे दिया जाए। ठीक है? तो जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स लगे वहाँ पर आप अपने टीएल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। और कोई डाउट किसी को? एनीवन? कोई नहीं? डुप्लीकेट, रिजेक्ट, डेफर, नॉट अ बग। नॉट अ बग लास्ट होता है। नॉट अ बग का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे एरर्स है, लेकिन उस एरर का कोई लेना-देना नहीं है एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मैंने बताया था ना कि कहीं सेमीकोलन की मिस्टेक्स हैं, कॉमास की मिस्टेक्स हैं, डॉट की मिस्टेक्स हैं, या कलर कॉम्बिनेशन की मिस्टेक्स है, या फ़ॉन्ट साइज़ की मिस्टेक्स है, तो वो इस केसेज़ में वो कह देगा ठीक है यार इसको छोड़ो, कौन सही करेगा, हटाओ। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसको वो लोग वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं यार, ये बग नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है? तो नॉट अ बग में ये चेक चेक किया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। It does not affected the functionality of the application, then the status is assigned to the not a bug. अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है उसके एरर होने या ना होने से, तो वो नॉट अ बग में डाल देता है। और मैक्सिमम नॉट अ बग में कैसी एरर्स जाएँगी? कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट वाली, ठीक है? ऐसी एरर्स जहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब फ़ेसबुक अगर आप देखते हो, आपको अगर फ़ेसबुक दिखाएँ, देखो फ़ेसबुक में ये फ़ंक्शनैलिटी है। अगर इसमें कोई एरर होगी तो उसको फिक्स करना प्राइमरी प्रायोरिटी होगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे मराठी किया, या तमिल किया है, तेलुगु किया, कुछ भी किया, तो ये देखो फ़ेसबुक लिख के इंग्लिश में ही आ रहा है। बाकी का डेटा जो था वो चेंज हो गया। तो ये भी तो एक एरर ही है, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखो, ठीक है? क्या आज से पहले आप लोगों ने ये सब कभी टेस्ट किया था? नहीं किया होगा, ठीक है? तो ये एरर्स तो है। फ़ेसबुक अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है हिंदी में, तमिल में, इंग्लिश में, तेलुगु में, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कन्वर्ट नहीं हो, लेकिन इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन बंद नहीं हो रही। समझ गए ना? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आप ये नहीं कहोगे कि ये तो एरर है, हम इसकी वजह से फ़ेसबुक चलाना ही बंद कर देंगे, या यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर क्यों, हमें तो रेड कलर चाहिए था, हम फ़ेसबुक नहीं चलाएँगे। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आपके पास आएँगी जहाँ पे वो एफर्ट कर तो रहे हो आप, कोशिश तो कर रहे हो कि भई जल्दी-जल्दी गलतियाँ निकाल के आप दे पाओ, लेकिन फंक्शनैलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर फंक्शनैलिटी में दिक्कत नहीं है, तो आप छोड़ दोगे, फंक्शनैलिटी में दिक्कत है, तो फिर आप उसको उसके लिए फिर आपको वहाँ पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने बाकी टीम मेंबर से। क्लियर? कोई डाउट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइंट को हमेशा 2 ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक, जीयूआई, एप्लीकेशन का जीयूआई इंटरफ़ेस बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा बना होना चाहिए। और दूसरा, जो पार्ट उसने जितना बोला था ना, उतना पार्ट उसको अपने टाइम पे काम करके देते रहो। आपको कभी भी वो क्लाइंट परेशान नहीं करेगा, ठीक है? और ध्यान रखना कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जैसे मान लो किसी की प्रायोरिटी ये है कि उसका जो बिज़नेस चल रहा है वो किससे चल रहा है? उसके लॉगिन फॉर्म से चल रहा है,
कि जो भी यूज़र आएगा उसके साथ वो इंटरैक्ट करेगा, कॉलिंग करवाएगा, फिर उसका डेटा लेगा। मतलब लीड जनरेशन का काम जिसके पास होता है ना, उसको वहाँ पे लीड जनरेट करने के लिए जो फॉर्म बना के दिया गया है, वो एग्ज़ैक्टली वही होना चाहिए जैसे उसकी ज़रूरत है। जैसे ईमेल आईडी पे डेटा जाना चाहिए, तो वहाँ पे ईमेल आईडी लिंक होनी चाहिए। बटन पे क्लिक करके कॉलिंग वाले प ऑप्शन पे जाना चाहिए, तो बटन पे क्लिक करके उसको कॉलिंग वाले ऑप्शन पहुँचा दो। जितनी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसको आप फुलफ़िल करके दे रहे हो टाइम टू टाइम, क्लाइंट कभी भी आपको प्रॉब्लम में लेकर के नहीं आएगा, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। इन फ्यूचर कभी ऐसा हो गया, मान लो 2-3 दिन काम डिले हो गया, आप कहीं मैरिज में हो, फंक्शन में हो या नहीं कर पाए आप काम, वर्कलोड ज़्यादा है, तो कहेगा ठीक है इसको बाद में कर लेना, ऑलमोस्ट काम तो तुम मेरा टाइम पे करके देते ही हो। तो वो भी आपको हेल्प कर देते। लेकिन अगर आप अननेसेसरी बार-बार उसकी चीज़ों को क्रिएट करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट करके दोगे कि उसने बोला तो कुछ और आपने करके नहीं दिया, तो फिर क्लाइंट भड़क जाएगा और फिर वो आपको या तो प्रोजेक्ट ही बंद करवा देगा या तो किसी और के साथ कम्युनिकेट करवा देगा कि मुझे डेवलपर नहीं समझ में आ रहा, मुझे कोई और डेवलपर चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए एज़ अ टेस्टर आप अपनी भूमिका निभाओ, जहाँ पे भी आपको लगता है सही है, वहाँ सही है, जहाँ गलत है, वहाँ गलत है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कलीग से हेल्प ले सकते हो और टीएल तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है? तो न्यू, असाइन, ओपन होने के बाद अगर कोई भी इसमें बग्स होगा तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा। फिक्स होने के बाद रीपेंडिंग टेस्ट, तो पेंडिंग है अभी आपका जो रीटेस्टिंग होनी है ना, वो अभी ओपन करके टेस्टर ने नहीं देखा है। तो जब उसको टेस्टर ओपन करके देख लेगा तो वो रीटेस्टिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रीटेस्टिंग के लिए जा चुकी है। रीटेस्टिंग हो जाएगा, अगर उसमें कोई एरर नहीं होगी तो वो वेरिफाइड करके क्लोज़ कर देगा। अगर एरर होगी उस एप्लीकेशन में तो दोबारा से रीओपन करवा के उसको ओपन के केस में डलवा देगा और फिर से उसमें बोलेगा आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से चेक करो, अभी इसमें और गलतियाँ हैं। समझ गए? तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपका होता जाएगा। हम लोगों ने कहाँ तक किया था? ओपन तक कर लिया था। फिक्स्ड, रीपेंडिंग और रीटेस्ट को एक बार आप चेक कर लो। लिखी गई लाइन्स में कोई पॉइंट कोई ऐसा जो नहीं समझ में आया वो मुझसे दोबारा पूछ लो। 2 पॉइंट्स को रीड कर लो, कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? न्यू, असाइन, ओपन, फिक्स्ड, पेंडिंग रीटेस्ट और रीटेस्ट में। पेंडिंग रीटेस्ट और रीटेस्ट का फ़र्क समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पेंडिंग रीटेस्ट और रीटेस्ट में क्या फ़र्क है? बताइए। पेंडिंग रीटेस्ट और रीटेस्ट में फ़र्क समझ में आ रहा है? वन्स द डिफेक्ट इज़ फिक्स्ड द डेवलपर गिव्स अ पर्टिकुलर कोड फॉर रीटेस्ट द कोड, यानी कि कोई ऐसा जी। तब तक उसका स्टेटस पेंडिंग रीटेस्ट दिखाएगा। इज़ फिक्स्ड। हुँ, तो रीटेस्टिंग अभी पेंडिंग है और रीटेस्टिंग पेंडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि टेस्टर ने देखा ही नहीं है। जब तक उसके कोड को एनालिसिस नहीं करेगा, कोड को ओपन करके नहीं देखेगा, तब तक टेस्टर भी तो भाई ऐसा नहीं कह सकता ना, नहीं मैंने तो टेस्ट कर लिया। अगर गलत टेस्ट किया होगा तो कल को उसके ऊपर बात आएगी कि लो आपने तो टेस्ट करने के लिए बोल दिया था और आपने अपने केस में लिख दिया कि आप टेस्ट कर चुके हो, यहाँ तो टेस्ट ही नहीं हुआ है। तो जब तक एक-एक पॉइंट पे बात नहीं हो जाएगी, जब तक एक-एक डिस्कशंस वहाँ नहीं हो जाएँगे, तब तक आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको हर चीज़ के प्रूफ वहाँ पे देने पड़ते हैं, रिटन फॉर्मेट में। अगर आपने लिखा है यानी कि आपने टेस्ट किया है और गलती निकली, तो गर्दन आपकी उड़ा दी जाएगी उस दिन। ठीक है ना? समझ गए? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर पॉइंट पे आपको कुछ भी करो, लेकिन उसका असेसमेंट पूरा एश्योर करके दो कि मैंने ये टेस्ट किया है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये गलती निकली थी, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, दे दो, नहीं हो सकता है, छोड़ दो, इसके पीछे भी आपका कोई लॉजिक्स नहीं बनता।
कि आप उसके सॉल्यूशन भी बताओ वहाँ पर। ठीक है? बाकी ये वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो दोबारा से रीओपन करा दो और क्लोज़र में डाल दो एंड में। ठीक है? तो वेरिफाइड भी रीड कर लो, रिस रीओपन भी रीड कर लो और क्लोज़ भी रीड कर लो। ये लास्ट स्टेप्स और आपके हैं, इसको भी एक बार आप रीड कर लो। वेरिफाइड का स्टेटस कौन करेगा सोचो? किसके हाथ में होगा वेरीफाई करना? टेस्टर के हाथ में होगा ना, क्योंकि टेस्टर वेरीफाई कर रहा है। टेस्टर वेरीफाई करेगा तभी वो क्लोज़र वाले पे जाएगा। अगर टेस्टर ने गलती दी है तो वो टीएल वाले के पास जाएगा और टीएल उसको चेक करेगा कि आपने क्या गलती निकाल के दी है उसके लिए। ठीक है? ठीक है, तो ये इसकी एक छोटी-सी केस स्टडी है। इस केस स्टडी को आप लोगों को मैंने बोला भी था अच्छे से एक बार पढ़ लेने के लिए। इसको आप लोग गो थ्रू कर लेना। आज समझा दिया है तो एक बार पूरा गो थ्रू कर लोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये केस स्टडी कैसे काम करती है। जी। हुँ। किस जो नीचे बग लाइफ साइकिल है और ऊपर लाइफ साइकिल है, दोनों में सिर्फ़ एक ही डिफ़रेंस है, समझाने का तरीका। ठीक है? बाकी कोई डिफ़रेंस नहीं है इसके पीछे। हाँ जी, हाँ। वो एक केस है। देखो इन लोगों ने यहाँ पे क्या बना रखा है, इसका केस बना रखा है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टेस्टर फाइंड द डिफेक्ट। टेस्टर फाइंड कैसे करेगा, पहले उसका स्टेटस न्यू होगा, न्यू का मतलब कि फर्स्ट टाइम पे उसको टेस्ट करना है। फिर क्या होगा, अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये एनालिसिस करेगा कि क्या हमारे पास आगे प्रोसेस होने हैं, प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएगा। तो यानी कि ये कंपनी के अंदर की डिटेल्स दी गई है कि कब प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, कब प्रोजेक्ट ओनर होगा, कब स्टेटस रिजेक्ट होगा, कब स्टेटस रिजेक्ट नहीं होगा। हर बात के पीछे के लॉजिक्स इन्होंने यहाँ पर बता रखे। ठीक है? तो जो ऊपर है वो काम करने का तरीका है और नीचे जो है वो कंपनी में काम होता कैसे, उसमें किस-किस लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, वो केस स्टडी कहलाता है। क्लियर? समझ गए? कर लोगे यहाँ तक? हाँ, हाँ। नहीं ये एक्सप्लेन करोगे। ये एक्सप्लेन करो तो ज़्यादा बेटर है। चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें? ठीक है? अब आगे समझो आप लोगों का कल से काम क्या रहेगा। जैसे मान लो आप लोगों ने यूनिट टेस्टिंग करी या इंटीग्रेशन टेस्टिंग करी, ठीक है? अब मान लीजिए आप किसी भी एप्लीकेशन को जब आप टेस्ट करोगे, यानी कि कुछ उसमें डेटा को पुट करके देखोगे। डेटा को पुट करने के टाइम पे कुछ सिनेरियोज़ होते हैं। पता नहीं मैंने अभी ये बताया है कि नहीं बताया कि डिसीजन टेबल कैसे बनती है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसा क्या किया जाता है, ठीक है? और इक्विवेलेंस का क्लास पार्टीशन टेबल कैसे बनती है, ये सब टेबल्स हैं। अब आपको इन टेबल्स पे फ़ोकस करना है कि अगर हमको कोई बॉक्स दिया गया, जस्ट लाइक दिस इज़ अ बॉक्स। इस बॉक्स में मैंने आपको एक लिमिटेशन दे दी कि आपको यहाँ पे वैल्यू जो लिखनी है, वो 8 से लेके 20 के बीच में लिखनी है, ठीक है? ये 8 से 20 के बीच की वैल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 8 से लेके 20 तक, ये जितना भी डेटा लिखोगे वैलिड होगा, ठीक है? और 20 के बाद आफ्टर 20 और बिफोर 8 अगर आप कुछ भी लिखते हो, सो वो डेटा इनवैलिड होगा। समझ गए? लॉजिक समझ में आया? तो जो बॉक्स आपको यहाँ पे दिया जाता है, एग्ज़ाम्पल के लिए अभी आप लोगों को जब मैं टेस्टिंग करवा रहा था, तो नीचे देखो क्या लिखा है? पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर। तो कम से कम 6 कैरेक्टर डालने ही हैं। अगर आपने यहाँ पे 1, 2, 3 लिख दिया और फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपको बता रहा है कि दिस इज़ अ एरर। तो ये एरर मैसेज कहाँ पर आ सकता है? और अगर एरर मैसेज आ रहा है तो आप क्या करोगे? ऐसे ही देखो नेटफ्लिक्स की जो वेबसाइट है ना उसको देखो। एक बार आप इसको देखो। जस्ट लाइक ये आपके पास एक वेबसाइट है नेटफ्लिक्स की, बहुत पॉपुलर है, सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है। मान लो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं लिख ली, बटन पे क्लिक किया। तो कोई एरर मैसेज आपके पास आया? रेड कलर का कोई सिंबल दिखाया? नहीं दिखाया ना?
अब इसके आगे अगर आप देखो, इसको साइन अप करोगे और फिर से अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये रेड सिंबल आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो रेड कलर का आपके पास आ रहा है ना, इसको बोलते हैं एरर मैसेज। अब ये एरर मैसेज को जनरेट कौन करवाएगा? डेवलपर। डेवलपर क्या करेगा, जब आप बटन्स पे क्लिक करोगे उसके पीछे कोड लिखेगा कि इस वाले जो बॉक्स है ना, इसका इंटरकनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? बटन के साथ होना चाहिए। जैसे ही बटन पे आप क्लिक करोगे उसके पीछे के जो भी लॉजिक्स होंगे ना वो ऑटोमेटिक रन करेंगे। अगर वहां पे आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो लॉजिक क्या चल रहा होगा इसके पीछे? इफ जो बॉक्स हमारे पास बना हुआ, मान लो B1 नाम का बॉक्स है, B1 डॉट, अब इक्वल्स होगा नहीं, इसमें होगा इज एम्प्टी। जो मेथड होते हैं तो उसका नाम हो गया इज एम्प्टी। अगर हमारे ये बॉक्स एम्प्टी है तो आपके पास एक एरर मैसेज आ जाए कि आप डेटा यहाँ पे पुट करो, तो देखो वही किया हुआ इसने। हमने यहाँ पे डेटा तो लिखा नहीं है, बिना डेटा लिखे अगर हम इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो ये इंटरकनेक्ट होगा आपके ऊपर के बॉक्सेस से और फिर आपको यहाँ पे ये इस तरीके के एरर मैसेज जनरेट करके दे देगा। समझ गए? लॉजिक समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड अ एरर मैसेज। ये वैलिडेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो कल से हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? वैलिडेशन प्रोसेस चेक करनी है। और वैलिडेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, वर्किंग कराने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट होगी टेस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है? 5 टेस्टिंग टेक्निक्स आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है। नंबर 1 होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। नंबर 2 होती है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन। नंबर 3 होती है डिसीजन टेबल। नंबर 4 होती है आपके पास स्टेट ट्रांजिशन। एंड नंबर 5 आपके पास होती है एरर गैसिंग। ठीक है? जिसमें से 4 आपके लिए फिक्स हैं और ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे कि क्या आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जब काम करोगे तो उसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर पाओगे, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंटेशन के कर ही नहीं सकते आप। ठीक है ना? इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप ऐसे नहीं करोगे कि एप्लीकेशन देख ली और आप बता दो इसमें गलती है। जब तक आप डेटा पुट करके नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। एक्सप्लोर, जितना आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करोगे डीप में जाके, उतनी ही ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग आप यहाँ पर कर सकते हो।